नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। सबसे पहले राजपथ में बात करेंगे कानपुर की। कानपुर देहात में अपनी झोपड़ी को बचाने की जंग लड़ती एक मां की जिंदा जलकर मौत हो गई। मां के साथ जवान बेटी भी इस आग में राख हो गई। अग्निकांड में जिले की डीएम, एसडीएम समेत तमाम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही अब सामने आ रही है और इस पूरे मामले में, इस पूरे अग्निकांड में 2 मासूमों की गई जान को लेकर लोगों में काफी रोष है। देखिए कानपुर देहात की एक मां डीएम के दरवाजे पर अरदास लेकर पहुंची। इस बुजुर्ग औरत का ये कहना था कि उनके मंदिर घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। डीएम साहिब उनके घरौंदे को बचाएं। डीएम ने भी औरत की बात सुनी और मदद का भरोसा दिया। और उसी शाम डीएम नेहा जी कैलाश खेर के गाने पर जमकर नाचती नजर आई। डीएम मैडम ने इस कदर ठुमके घुमाए कि उनके नाच का वीडियो तक वायरल हो गया। डीएम के भरोसे के बाद बुजुर्ग औरत घर लौट गई, पर अगले रोज डीएम मैडम के अधिकारी बुलडोजर लेकर उसी औरत के घर को धराशाही करने पहुंच गए। इस दौरान बेचारी औरत मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मौके पर मौजूद अफसरान ने एक न सुनी और देखते ही देखते झोपड़ी में आग की लपटें उठ खड़ी हुई। गरीब औरत के घर को ढहाने गए दर्जनों सरकारी लोग मौके पर मौजूद थे। मां के साथ बेटी भी आग में दहकती झोपड़ी के अंदर फंस गई, लेकिन सरकारी अमला वहां पर खड़े होकर तमाशा देखता रहा और देखते ही देखते झोपड़ी राख हो गई। उसी के साथ मां बेटी भी जिंदा इंसान से कंकाल में बदल गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता और गरीबों की मदद के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अफसरशाही को अपना काम ढंग से अंजाम देने के लिए सख्त निर्देश देते हैं। दूसरी तरफ डीएम नेहा जी गरीबों को भरोसा देकर सरेआम ठुमके लगाती हैं और अगले रोज वो गरीब अपनी झोपड़ी में राख हो जाते हैं। कानपुर देहात में मां बेटी जिंदा जल गई। ये अचानक हुई घटना नहीं थी। बकायदा राज्य मंत्री प्रतिभा सिंह ने खुद इस महिला के दर्द के बारे में डीएम नेहा से बात की थी। डीएम ने सरकार के मंत्री तक को गरीब औरत के हक में काम करने का भरोसा दिया था, लेकिन बावजूद इसके कानपुर देहात में मां बेटी की हड्डियां जली हुई झोपड़ी की राख में मिली हुई है। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया, उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि दोनों ने खुद ही आग लगाकर खुद को जला डाला। जांच के बाद चाहे जिसका आरोप सही निकले, पर जिस तरह डीएम नेहा और उनके अफसरों ने गरीब औरत समेत मंत्री को दिए भरोसे को किनारे पर रखकर काम किया, वो किसी भी तरह माफी के लायक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कानपुर का ये भयावह अग्निकांड, इस अग्निकांड को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीरता से एक्शन ले रही है। मां बेटी की मौत के इन तमाम गुनाहगार अफसरों पर कार्रवाई की अब बड़ी गाज गिर रही है। कहीं सस्पेंशन हो रहा है तो कहीं 38 एफआईआर दर्ज हो रही है। देखिए जा रही है। कानपुर देहात कांड पर योगी हुए लाल। दोषी अधिकारियों पर गिराई कार्रवाई की गाज।
कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को सस्पेंड करने के साथ हिरासत में ले लिया गया है। एसडीएम से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेखपाल को भी हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जांच में एसडीएम समेत लेखपाल दोषी पाए गए हैं। वहीं जेसीबी चालक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। देश को हिला देने वाले इस कांड में कुल 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इलाके के थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया है। एसडीएम ज्ञानेश्वर की मौजूदगी में हुआ बड़ा कांड। मां बेटी को जिंदा जलते छोड़ हुए फरार। बता दें कि कानपुर देहात के मंडौली गांव में एसडीएम मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद की अगुवाई में सरकारी दस्ते ने गोपाल दीक्षित के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर नल तोड़ने के साथ दीक्षित परिवार की घरौंदे को भी ढहा दिया गया। इस दौरान झोपड़ी में लगी आग के अंदर गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित और बेटी नेहा फंस गए। पूरा सरकारी अमला तमाशा देखता रहा, पर जब मां और बेटी जिंदा ही आग में जलने लगे तो सरकारी अमला उन्हें मरते छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिजनों का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि प्रशासन और गांव के कुछ लोगों की मिलीभगत से सरेआम किया गया मर्डर है। लेखपाल और एसडीएम, कानूनगो और एसएचओ और उनके साथ पुलिस बल के काफ़ी मतलब 12 से 15 लोग और गांव के 15 दबंग जो लोग हैं इसी सीटर्स में शामिल, वो लोग आके यहाँ पे आग लगा देते हैं बंगले में और जेसीबी से उसको दबा देते हैं हम लोगों को। मतलब जान से मारने का षड्यंत्र जो प्री प्लान मर्डर है ये। इतने बड़े कांड की जानकारी जैसे ही चारों तरफ फैली, बवाल मच गया। योगी सरकार ने तुरंत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अग्निकांड के सभी दोषियों को जेल के अंदर डालने का ऐलान कर दिया। इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा है कि खुद इस मामले पर डीएम नेहा जैन से बात की थी, बावजूद इसके कानपुर प्रशासन ने हद पार कर दी। जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जल जाने की खबर जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो दोषी और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल, लिहाजा एहतियातन भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यूपी के कानपुर के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 3 बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया और ये मसला अब संसद तक में गूंज उठा है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के चलते उनके नेताओं की टारगेट किलिंग कराई जा रही है और इस पूरे मामले में अब सियासी प्रकरण भी लगातार देखा जा रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मचाया कोहरा। एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या। चाकू कुल्हाड़ी से काट उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और भाजपा नेता नक्सलियों के हाथ बेरहम मौत का शिकार हो गया।
सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी बीजेपी पदाधिकारी का मर्डर है। बता दें, रामधर आलमी 15 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। बस्तर के दंतेवाड़ा में आलमी 25 लोगों के साथ जंगल पार कर रहे थे तो कुल्हाड़ी, धनुष और तीर से लैस माओवादियों ने उनका रास्ता रोक दिया। नक्सलियों की टीम में 2 महिलाएं और 3 आदमी थे। नक्सलियों ने आलमी के हाथ बांध दिए और जंगल के अंदर ले गए। नक्सलियों ने आलमी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड के बाद नक्सली एक खत छोड़कर गए हैं जिसमें लिखा गया है कि आलमी पुलिस के लिए मुखबिरी करते थे। 5 फरवरी को बाजीपुर में माओवादियों ने बीजेपी मंडल प्रमुख नीलकंठ काकेम की हत्या कर दी थी। 10 फरवरी को नारायणपुर में बीजेपी के उप प्रमुख सागर साहू की घर पर हत्या कर दी गई। 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ कक्केम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर आलमी जो पूर्व सरपंच हैं, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। सागर साहू हत्याकांड के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और नक्सलियों पर हमलावर है। बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं कि नक्सलियों के जरिए सिर्फ उनके नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। राज्य में विपक्षी पार्टी ने ये हमले किसी के इशारे पर किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवादी खून की होली खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कहीं पर तो कुल्हाड़ी से और हथौड़ों से सर में और शरीर में वार करके हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं AK-47 से दरवाजा खोलते ही भून दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का कहना है कि चुनाव तक कई और बीजेपी नेताओं की हत्या की जाएगी। चंद्राकर ने भी नक्सली हमले को कांग्रेस पार्टी से जोड़ते हुए सवाल दागा है। TS सिंहदेव जी के बारे में अब टिप्पणी करना बेकार है। अब 2-2 लाइन का बयान दे के वो कितना अपमान झेलेंगे। अब वो क्या 2-2 लाइन का बयान ही देते रहेंगे और इधर अपमान झेलते भी रहेंगे। कुछ कदम उठाएं। उनके पास जो व्यापक जनाधार है, व्यापक पहुंच है, परिवार का एक समृद्ध इतिहास है, तो वो सबको तो खुद ही खराब कर रहे हैं बयान दे देकर। बता दें, नारायणपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे घर में घुसकर नक्सलियों ने गोली मारी थी। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब बात दिल्ली और पंजाब की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की तरह ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार भी गवर्नर के साथ सीधे सीधे टकराव में शामिल हो चुकी है। ये टकराव राज्यपाल पुरोहित के एक खत के बाद शुरू होता है और जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तगड़े तेवर दिखाते नजर आए थे। और अब ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आमने सामने हैं। पंजाब के सरकारी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने के मुद्दे पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच शुरू हुई जंग थमती नहीं दिख रही। सीएम ने चंडीगढ़ में गवर्नर का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के फैसले जनता द्वारा चुने हुए लोग ही लेंगे, सिलेक्टेड लोग नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से गवर्नर को उनके द्वारा इसी मुद्दे पर लिखे गए पत्र का जवाब भी भेज दिया गया। इस पत्र में भगवंत मान ने लिखा है कि वो और उनकी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है। पंजाब ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟਡ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ कि आ क्यों हो गया, आ ना हो गया। लोकतंत्र च इलैक्टेड लोग जिहड़े ने वो वड्डे ने, सिलैक्टेड तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सो उन्हां नाल भी कोई नहीं सुधार लांगे।
दरअसल पंजाब गवर्नर BL पुरोहित ने भगवंत मान सरकार को एक लेटर लिखा था। इसमें ट्रेनिंग पर विदेश भेजे गए टीचरों को सेलेक्ट करने संबंधित क्राइटेरिया पूछे गए थे। साथ में गवर्नर की तरफ से लिखा गया था कि अगर 15 दिन में यह डिटेल नहीं मिली तो उस सूरत में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इसी टकराव पर कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह ने कहा कि राज्यपाल को सीएम के काम में दखल देने की बजाय अपना काम करना चाहिए। कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के टकराव के बीच कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। जिस तरह पंजाब में लेटरबाजी के साथ बयानबाजी हो रही है, उसे देखकर लगता है कि सरकार और गवर्नर के बीच का टकराव लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए सीधे आपको नागालैंड लिए चलते हैं, जहां जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन यहीं आप देखिए, आपके पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? श्रीलंका में क्या हुआ? गलत नीति के गलत नतीजे, सही नीति के सही नतीजे, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हम कहते हैं लॉन्ग लिव, ऐसे ही नहीं कहते। आप बताइए, यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, युद्ध हो गया। आप बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री ने या किस देश के राष्ट्रपति ने युद्ध को रुकवाने की ताकत रखी? किसी ने रखी क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ने रखी क्या? ऑस्ट्रेलिया ने रखी क्या? ब्रिटेन ने रखी क्या? पाकिस्तान ने रखी क्या? श्रीलंका ने रखी क्या? बांग्लादेश ने रखी क्या? ऑस्ट्रेलिया ने रखी क्या? लेकिन मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की और युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चे हमारे सुरक्षित निकाल करके भारत पहुंचाया, जिसमें मेघालय के भी 35 बच्चे थे। मेघालय के भी 35 बच्चे थे। ये है शासन और ये है आपके उंगली का कमाल। सही जगह बटन दबता है तो विकास हो जाता है और गलत जगह दब जाता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है, करप्शन हो जाता है, कमीशन हो जाता है। ये भी हमको समझ लेने की जरूरत है। आप बताइए, मैं विकास की बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपको कहूंगा कि अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप बताइए, हमेशा शांति लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में 850 वन विकास केंद्र बने, तो उसमें से 39 विकास केंद्र मेघालय में बने। यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारी केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। 9 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से 8 सालों में और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें 3,400 करोड़ रुपए खर्च करने का, योगदान करने का काम किया है। मित्रों, विकास की दृष्टि से बहुत सी योजनाओं को काम किया गया। आप बताइए, आजकल नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरवेज पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रेलवेज पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का, ढांचा देने का
काम हम लोगों ने पकड़ा है। एकलव्य स्कूल अगर 150 खुल रहे हैं तो उसमें से 39 एकलव्य स्कूल मेघालय में खुल रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में चुनावी लहर का असर आप देख रहे हैं। मेघालय से आप सुन रहे थे, शिलांग से जेपी नड्डा को, इससे पहले नागालैंड में वो थे। तो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव के चलते अब तमाम सियासी गतिविधियां और ये तमाम रैलियां वहां पर देखी जा रही हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में कोऑपरेटिव सेक्टर की 5 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने हरियाणा को ऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन कर हाउस में लगी प्रदर्शनी हैफेड की प्रदर्शनी का दौरा किया। अमित शाह ने सांझी डेयरी स्कीम, पानीपत सहकारी चीनी मिल, डाहर में एथेनॉल प्लांट और रेवाड़ी के गांव बिदावास में सहकारी दुग्ध प्लांट का भी शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने इस दौरान इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का भी शुभारंभ किया है। यानी कुल मिलाकर आज करनाल में काफी सौगातें दी गई। मित्रों, हरियाणा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने ये 9 सालों में काफी कुछ किया है। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा वैसे पहले से भी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा था, मगर आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी इस पर बहुत दृढ़ रहे और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग 0 करना इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था। मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। तो हरियाणा में क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की रही हैं और क्या कुछ सौगातें दी गई, ये आप सुन रहे थे। बहरहाल राजपथ में इतना ही। आप बने रहे भारत 24 के साथ। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए।